हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ये महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में चलाया गया और ये दूसरा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो असहयोग आंदोलन से भी ज़्यादा था। आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। यानी जब महात्मा गांधी ने चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा आ गई थी। भारत के लोगों को निराशा इस वजह से आई थी कि महात्मा गांधी ने एकाएक उस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो जो शून्यता की स्थिति पैदा हुई थी, इस बीच भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जो थी शिथिल नज़र आ रही थी। ऐसे में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे राष्ट्रवाद जो था, जो मृतप्राय हो चुका था, वो फिर से एक नया जीवन उसे मिला। और इन्हीं कारणों की वजह से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया, इसके क्या कारण थे, तो आइए इसके कारणों को अब हम लोग समझते हैं। इनमें सबसे पहला कारण है साइमन कमीशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1919 में एक अन्य घटना भी घटी थी और वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 में ही एक एक्ट पारित किया गया और इस पारित एक्ट में ये तय किया गया कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत के शासन व्यवस्था में प्रत्येक 10 साल के बाद जो सुधार करना होगा उसकी समीक्षा करेगी। यानी शासन चलेगा भारत का और उसमें सुधार की समीक्षा करेगी अंग्रेजी सरकार। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही गलत कानून था। आइए अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। परंतु समय से पूर्व ही रखा गया 10 साल पर, है ना, लेकिन समय से पूर्व ही, तो यानी नवंबर 1927 में, यानी 1919 में हुआ तो 10 साल के बाद क्या होगा 1929 में। यानी 2 साल पहले ही ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। तो साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में और इस आयोग में 7 सदस्य था। यानी इस आयोग में 7 सदस्य थे और इसमें सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। अनुमान लगाइए कि हम आपके घर की स्थिति को कैसे समझ सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं वैसे मैं नहीं समझ सकता। तो ऐसी स्थिति में सुधार करना था भारत में और सदस्य थे अंग्रेज। कोई भी भारतीय सदस्य उसमें शामिल नहीं था। तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही बुरी बात थी। नेक्स्ट है कि सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। यानी भारत के लोगों को किस तरह के संवैधानिक सुधार दिए जाए ये तय करना था इस कमीशन को। इस कमीशन के द्वारा इसी चीज को बतलाना था कि भारत में शासन व्यवस्था में और क्या सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन भारत में इस कमीशन के विरुद्ध तीव्र और त्वरित प्रतिक्रियाएं हुई। तीव्र और त्वरित प्रतिक्रियाएं हुई। इसके क्या कारण थे, तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि इसमें किसी भी भारतीयों को नहीं रखा जाना और भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना। यानी भारत का स्वशासन है, भारत के लोगों को सुविधा देनी है, छूट देनी है, तो भारत के लोगों की स्थिति को जानेंगे भारत के लोग अच्छी तरीके से, जबकि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडों व हड़ताल प्रदर्शनों से किया गया और लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इसी कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय ने भी आंदोलन किया था और उसी आंदोलन के क्रम में सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को लाठी से पीटा था, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो साइमन कमीशन आया उसका स्वागत किया लोगों ने किस तरीके से, तो काले झंडे से और हड़ताल प्रदर्शन किया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए।
तो इस प्रकार कमीशन जो था, विरोधी आंदोलन ने तात्कालिक रूप से एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। अब एक बार फिर देश में संघर्ष के लिए लोग कमर कस चुके थे। यानी जब साइमन कमीशन के नारे लगे तो एक बार फिर भारत के लोग जो थे आंदोलित हो उठे, और इस वजह से भारत के लोगों को संघर्ष करने का एक और मौका मिल गया, और इस मौके की नज़ाकत को महात्मा गांधी ने सही तरीके से समझा। दूसरा कारण था इसका, और वो था नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड, क्योंकि भारत के लोगों ने कहा कि भारत की जो संविधान है उसका निर्णय भारत के लोग करेंगे, तो इस वजह को लेकर के जब उन्होंने साइमन कमीशन को बैक के नारे लगाए और कहा कि हम अपने शासन खुद तय करेंगे, तो लॉर्ड बिरकनहेड ने भारत के लोगों को एक ऐसे संविधान बनाने की चुनौती दे दी जिसको सभी दल और गुट मान सके, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी वो थी फूट डालो और शासन करो की नीति, और भारत के लोग जो थे वो विभिन्न सांप्रदायिकता के विचारक हो गए थे इस समय तक। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड बिरकनहेड को लगा कि अगर हम भारत के लोगों को ये चुनौती देते हैं तो वे एक ऐसे संविधान बना ही नहीं पाएंगे जिसको सभी दल या सभी गुट के लोग माने। तो ऐसे में उसने क्या किया कि एक चुनौती दे दी कि आप एक संविधान बनाएं जो सभी गुट मान ले। उसकी चुनौती को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया, और इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की, जिससे कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग असहमत था। तो जो समिति बनी, एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया 1928 में, तो उसमें मोतीलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया, और मोतीलाल नेहरू ने भारत को डोमिनियन स्टेट दर्जा देने की बात कही। यानी डोमिनियन स्टेट मतलब होता है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन स्वायत्त राज्य, यानी भारत जो होगा वो स्वायत्त होगा लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने अमेरिका को देखा था, न्यूजीलैंड को देखा था कि वे स्वायत्त राज्य थे, हालांकि ब्रिटिश सरकार के अधीन ही थे। तो उसी तरह की मांग की गई, और ऐसे में भारत के लोगों के द्वारा इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। बहुत से एक ऐसे वर्ग थे जो कहते थे कि हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, हम बिल्कुल स्वतंत्र देश चाहते हैं। परिणाम क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट जो था वो अस्वीकृत हो गया। लेकिन इस अस्वीकरण के बाद बहुत सारी चीजें आई, और उसमें थी सांप्रदायिकता की भावना, जो अंदर ही अंदर अब खुल करके सामने आ रही थी। और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन दोनों ने इस फैसले में सहयोग किया। अतः गांधी जी इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यानी गांधी जी को लगा कि अगर मैं कहीं दूसरा कार्यक्रम नहीं चालू कर रहा हूं या दूसरा आंदोलन नहीं चालू कर रहा हूं तो हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो भंग हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नेक्स्ट कारण है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। देखिए 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई, भारत का निर्यात कम हो गया, अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया, अनेक कारखाने बंद हो गए और पूंजीपतियों की हालत खराब हो गई। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा था, और पूरा देश में वातावरण सरकार के खिलाफ था, और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था। देखिए जब 1929-30 में आर्थिक संकट आया, यानी अमेरिका का शेयर बाजार जब गिर गया, तो पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब हो गई, और ऐसे में भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। हुआ ये कि सामानों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, और इस वजह से भारत के लोगों की स्थिति जो थी और खराब हो गई। और खराब स्थिति में भी अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। भारत से ये बहुत ज्यादा धन लेकर के इंग्लैंड जाते थे, कारखाने बंद हो गए, पूंजीपतियों की हालत खराब हो गई, भुखमरी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, और ऐसी स्थिति में पूरे देश में सरकार के खिलाफ
लोगों का जो है आक्रोश फूट उठा और इन आक्रोश का अवसर महात्मा गांधी ने आसानी से उठाया और उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा तय कर दी। नेक्स्ट है समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इस समय मार्क्सवाद और समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। देखिए, मार्क्सवाद और समाजवादी विचार ये अलग अलग चीजें हैं। मार्क्सवादी जो होते हैं वो क्रांतिकारी होते हैं और ऐसी स्थिति में क्रांतिकारी विचारधारा जो थी वो बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही थी। कांग्रेस संगठन के अंदर भी दबाव महसूस किया जा रहा था और इस दबाव की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथ के रूप में हुई। यानी कांग्रेस के जो लोग थे, जो उग्र विचारधारा के थे, वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे और ऐसी स्थिति में वे ये चाहते थे कि हमें आज़ादी तुरंत मिले और इस वजह से उन लोगों की अभिव्यक्ति के रूप में वामपंथी विचारधारा को देखा जा सकता है। इस प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। अतः वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु आंदोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। यानी वामपंथी विचारधारा जो है उसको कैसे रोका जाए और इसके लिए इन महात्मा गांधी को एक ऐसे कार्यक्रम की जरूरत थी जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर फिर से फूट की स्थिति उत्पन्न न हो और ऐसे में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को सही समझा। उसके बाद है क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बनाए रखा था। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि वामपंथी विचारधारा जो थी वो पनप रही थी और वामपंथी विचारधारा के लोग जो थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। ऐसी स्थिति में और इसमें ज़्यादातर बड़ी संख्या में अब किसान भी शामिल हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने क्या किया कि वामपंथी विचारधारा को दबाने के लिए उन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा और इसके तहत मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस रच करके जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे उनको फंसाने की कोशिश की गई और उन पर झूठा मुकदमा चला करके उनको सजा दी गई। तो ऐसी स्थिति में लाहौर और मेरठ षड्यंत्र केस की वजह से जो विचारधाराएं बनी थी वो और ज्यादा सरकार के खिलाफ हो गई। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियां एक बार फिर उभरी। अप्रैल 1330 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से छापा मारा जिसका नेतृत्व सूर्य सेन कर रहे थे, जिनका उपनाम मास्टर दा था। और क्रांतिकारी गतिविधियां जब बढ़ने लगी, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि अंग्रेजी सरकार के सरकारी दफ्तरों पर, सरकारी अधिकारियों पर क्रांतिकारी जो होते थे एकाएक हमला कर देते थे, जैसे काकोरी षड्यंत्र केस, उसी में क्या एक था कि किस तरीके से उन लोगों ने सरकारी खजाने को लूट लिया। उसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर जहां हथियार रखे जाते थे वहां इन लोगों ने क्या किया, छापा मारा और इस छापा मार करने के नेतृत्व किया सूर्य सेन ने और उनका उपनाम था मास्टर दा। तो इन लोगों ने क्या किया कि क्रांतिकारी गतिविधियां को फिर से शुरू कर दी। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 में, जब 1928 में जो था फेल हो गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा दिया गया प्रस्ताव, तो 1929 के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता का घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई। तो 1929 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, तो उन्होंने क्या किया कि 31 दिसंबर 1929 को ही रात में उन्होंने झंडा फहराया और झंडा फहरा करके कांग्रेस के द्वारा जो है स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा गया और इस तरीके से यह तय किया गया कि अब हम लोग हर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और इस तरीके से भारत के लोगों में स्वतंत्रता की एक लहर जग गई कि अब हम भारत के लोग जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन न होकर के हम जो है स्वतंत्र थे।
तो क्या घोषणा पत्र पढ़ी गई, आइए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका घोषणा पत्र करा है कि स्वतंत्र घोषणा के अंक इस प्रकार हैं। हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार अधिकार छीन लेती है तो प्रजा को सताती है, तो प्रजा को उस सरकार को बदल देने या मिटा देने का भी अधिकार है। भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि उसका आधार भी गरीबों के रक्त शोषण पर है, और उसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का नाश कर दिया है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र की भांति हमें भी स्वतंत्र होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जो राजा या जो भी सरकार इस तरह अत्याचार करती है, स्वतंत्र रूप से जीने नहीं देती है, तो उन्हें या तो मिटा देनी चाहिए, नहीं तो बदल देनी चाहिए। और अंग्रेजी सरकार ने तो भारत के लोगों का अपहरण ही कर लिया है। अपहरण क्या कहें, भारत के अंदर उनकी जो शासन की जड़ है वो भारत के लोगों की खून पर टिकी हुई है, और ऐसे में उन्होंने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी चीजों को उन्होंने क्या किया है, बर्बाद कर दिया है। अतः हमारा विश्वास है कि भारत को अंग्रेजों के संबंध में विच्छेद कर लेनी चाहिए, अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर लेनी चाहिए। जिस शासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वनाश किया, उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध है। और इस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे साथ जो कुछ किया, उसके बावजूद भी उसके साथ रहना, ये मानव और भगवान दोनों के साथ अपराध है। किंतु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथासंभव स्वेच्छापूर्ण किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे, और सविनय अवज्ञा एवं करबंदी की तक के साथ सजाएंगे। यानी इन्होंने कहा कि इसके लिए हम क्या करेंगे, विनय के साथ उनके कानूनों को मानने से हम जो है दूर रहेंगे। हम बहुत ही आग्रह के अनुसार उनके कानूनों को तोड़ेंगे, और जो कर दे रहे हैं उस कर को हम लोग बंद कर देंगे। तो ये घोषणा पत्र पढ़ा गया 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। नेक्स्ट है गांधी का समझौतावादी रुख। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग रखा, और सरकार द्वारा इसे पूरे किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही। परंतु इरविन ने मांग को मानना तो अलग, गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया, और इस बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल रहा था। अतः बाध्य होकर के गांधी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। देखिए, जब आंदोलन की प्रस्ताव पारित कर दिया गया, तो इससे पहले महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से मिलने की बात कही, और कहा कि अगर लॉर्ड इरविन हमारी 11 सूत्री मांगों को मान लेते हैं तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन को लग रहा था कि महात्मा गांधी के आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया था, उस वजह से भारत के लोग जो थे काफी नाराज थे। तो उसको लगा कि महात्मा गांधी के इस आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है, और ऐसे में उसने मांग तो मानना दूर, महात्मा गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया। और दमन चक्र जो था उस समय बहुत तेजी से चल रहा था। शासन जो थी उसको बनाए रखने के लिए अंग्रेजी सरकार जो थी वो बहुत ज़्यादा भारत के लोगों पर अत्याचार कर रही थी, और ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी को जब निराशा हाथ लगी, लॉर्ड इरविन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, तो उनके सामने दूसरा कोई चारा नहीं था, और ऐसे में उन्होंने दांडी मार्च से आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरीके से संपन्न हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।